जादुई आंकड़े से कम आए मार्क्स तब प्लान बी करेगा चमत्कार। सरकार बनाने के लिए दुश्मन फिर बनेंगे पार्टी के यार। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। कुर्सी भी क्या जालिम सी बला है जिसके लिए कभी अपने बेगाने बन जाते हैं तो कभी बेगानों को अपना बनाने के लिए दिन रात एक करना होता है। मध्य प्रदेश की सियासत में भी कुर्सी कुछ ऐसा ही नाच नचा रही है। कुछ दिन पहले बागियों के नाम पर दुहाई देते हुए कांग्रेस बीजेपी का मूड कुछ यूं था कि दोस्त दोस्त ना रहा, दुश्मन बन गया। और अब वोटिंग के बाद जैसे जैसे नतीजों का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी धड़कन से एक ही आवाज आ रही है, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी समीकरणों की वजह से हंग असेंबली की संभावना भी नजर आ रही है। इन हालातों को भांपते हुए राजनीतिक दलों ने अपना रुख बदल लिया है। मध्य प्रदेश की चुनावी हवाओं का रुख बागियों की तरफ है। ये हालात ठीक ऐसे हैं कि पहले नेता पार्टियों के पीछे भाग रहे थे कि उन्हें टिकट मिल जाए। पार्टी नहीं मानी तो वो दूसरे दलों से या निर्दलीय मैदान में उतर आए। अब अगर जीत गए और पार्टी को सरकार बनाने के लिए संख्या कम पड़ गई तो तस्वीर ठीक उल्टी हो जाएगी। अब पार्टियां उन्हीं बागियों के पीछे दौड़ती नजर आएंगी। ऐसे हालात तब बनेंगे जब मध्य प्रदेश में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलेगा या मिले तो भी संख्या जादुई आंकड़े के इतने नजदीक हो कि सरकार गिरना बहुत आसान हो जाए। इससे बचने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा संख्या में विजयी प्रत्याशी को खुद से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये माना जा रहा है कि इन हालातों में बागियों की बल्ले बल्ले होना तय है। तो बागियों की बल्ले बल्ले कैसे होगी और वो कौन बागी हैं जो किसी भी दल के लिए बेशकीमती साबित हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि हंग असेंबली क्या होती है, इसकी नौबत क्यों आ सकती है और इसके बाद क्या हो सकता है। ये पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए एक मैजिक फिगर चाहिए होता है। हम फिलहाल मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा की कुल सीटें 230 हैं। जीत के लिए किसी भी दल को चाहिए 50% प्लस एक सीट, यानी मध्य प्रदेश में जिसके पास 116 सीटें होंगी वो सरकार बनाने का दावेदार आसानी से बन जाएगा। कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही आंकड़ा यदि हासिल नहीं कर पाते हैं तो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकेंगे। ऐसे में हालात बनेंगे हंग असेंबली के। इसकी वजह है कि मैदान में इस बार तीसरे मोर्चे के नाम पर बहुत सी पार्टियां मैदान में हैं। सपा बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी और जयस ने भी किस्मत आजमाई। इसके अलावा निर्दलीय चेहरे भी मैदान में दिखेंगे आपको। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी दलों में अधिकांश चेहरे वो हैं जो बीजेपी या कांग्रेस के बागी प्रत्याशी हैं। ये हाल 2018 के चुनाव जैसा ही है। तब कांग्रेस ने 114 सीटें जीती और बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। बाकी सीटें बसपा और अन्य के खाते में गईं। कांग्रेस बहुमत के ज्यादा नजदीक थी। बसपा और निर्दलियों की मदद से सरकार तो बना ली गई, लेकिन विधायक इतने कम थे कि 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सिर्फ 15 महीनों में ही गिर गई और बीजेपी 127 विधायकों के आंकड़ों के साथ दमदार बनती चली गई। इस बार भी हालात ऐसे ही बने तो कुर्सी की दौड़ जीतने के लिए उन्हीं बागियों को गले में लगाना होगा जिनका टिकट काटकर पार्टियों ने पलट कर भी नहीं देगा। नतीजों का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हालात लगातार बदल रहे हैं। चुनावी सर्वे कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा करते हैं। कभी त्रिशंकु सरकार बनाने के आसार भी नजर आते हैं। ऐसा होता है तो त्रिकोणीय संघर्ष वाली 24 सीटें फैसला करेंगी कि सरकार किसकी होगी। होशंगाबाद विधानसभा सीट। बीजेपी के असंतुष्टों ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवती चौरे को मैदान में उतार दिया। गोटेगांव विधानसभा सीट। कांग्रेस ने पहले शेखर चौधरी को टिकट दिया, बाद में उनका टिकट काटकर एनपी प्रजापति को दे दिया। इससे नाराज शेखर चौधरी मैदान में उतर गए। सिवनी मालवा सीट। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी ओम रघुवंशी मैदान में कूद गए। चाचौड़ा सीट पर बीजेपी की बागी ममता मीणा ने आम आदमी पार्टी से उतरकर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी। महू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े। बुरहानपुर में चुनाव चतुष्कोणीय मुकाबले में फंस गया। बीजेपी की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस तो कांग्रेस ने सुरेंद्र शेरा को टिकट दिया।
इधर बीजेपी से पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय उतर गए हैं और कांग्रेस के बागी नफीस मंशा खान ने AIMIM से मैदान में ताल ठोक दी है। धार में बीजेपी के बागी राजीव यादव तो कांग्रेस से कुलदीप सिंह बुंदेला निर्दलीय चुनाव लड़े। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी का टिकट बदलकर विधायक मुरली मोरवाल को प्रत्याशी बनाया तो नाराज सोलंकी निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतर गए। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा से कांग्रेस के बागी प्रेमचंद गुड्डू ने मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। विंध्य अंचल की सीधी सीट से विधायक केदारनाथ शुक्ल का बीजेपी से टिकट कट जाने के कारण वो निर्दलीय मैदान में आ गए। चुरहट सीट पर भी पूर्व सांसद गोविंद मिश्र के बेटे अनिंद्र मिश्र राजन ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। मैहर में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट कटने के बाद वो अपनी विंध्य जनता पार्टी से कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। डिंडोरी सीट पर जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस नेता रुदेश परस्ते ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लाहौर विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी रसाल सिंह बसपा, अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया सपा, भिंड विधानसभा सीट से संजीव सिंह कुशवाहा बसपा, मुरैना विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी राकेश रुस्तम सिंह बसपा से चुनाव लड़े। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के बागी कुलदीप सिकरवार और दिमनी से बलवीर दंडोतिया बसपा के टिकट पर मैदान में डटे रहे। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा से कांग्रेस के बागी प्रद्युम्न वर्मा बसपा से चुनाव लड़े। बुंदेलखंड के जतारा में कांग्रेस के बागी धर्मेंद्र अहिरवार बसपा से मैदान में उतरे और बंडा विधानसभा में बीजेपी के बागी सुधीर यादव ने आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोकी। यानी इन प्रत्याशियों में से आधे भी जीत जाते हैं तो उनकी अनदेखी कर सरकार बनाना नामुमकिन होगा। यही वजह है कि दोनों दलों ने अभी से प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। जो कल तक फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, उन्हीं बागियों से फिर से नजरें मिलाने की खवादें तेज हो चुकी है। ये बात और है कि दोनों ही दल फिलहाल खुलकर ये मानने को तैयार नहीं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो पार्टी छोड़ चुके हैं और जिनको पार्टी छोड़ने के पहले पार्टी एक 7 दिन का नोटिस इशू करती है, उसके बावजूद अगर वो नहीं आए हैं तो मैं मानता हूं कि वो ठीक है, उन पर हमने कार्रवाई की और वो बागी कहलाए। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, वो परिस्थितियां भिन्न हैं और आज की परिस्थितियां भिन्न हैं। सबसे बड़ी बात तो जो व्यक्ति अनुशासन तोड़ेगा उस पर पार्टी ने कार्रवाई की, वो पार्टी से बाहर है, बागी है। अब ये अलग विषय है, वो पार्टी छोड़कर निर्दलीय जीतता है, किसी अन्य दल से जीतता है। अब रही बात कि कौन से बागी कहाँ से कौन चुनाव जीत कर आ रहा है, इसके बारे में सिवाय अटकलों के कुछ नहीं है और अटकलों के आधार पर पार्टियां अपने जवाब नहीं दिया करती। अब इस प्लान बी को एक्टिवेट करना है या नहीं, इसका अंदाजा 3 दिसंबर का दिन ढलते ढलते लग ही जाएगा। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में बनेंगे त्रिशंकु असेंबली के आसार? आपके पास है 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.dasutr.com। दासूत्र की स्पेलिंग है THESOOTR। इस पर भी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतती है तो क्या उसके लिए पूरे 5 साल सरकार चलाना आसान होगा? तो इसके जवाब में 76% लोगों ने कहा हाँ, 22% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले कह नहीं सकते। चलो हम मान लेते हैं 1% अंग असेंबली की गुंजाइश बन ही गई तो सरकार का फैसला कैसे होगा? क्या बीजेपी के जीते हुए बागी बीजेपी को समर्थन दे देंगे या कांग्रेस के जीते हुए बागी कांग्रेस को समर्थन दे देंगे? बसपा, सपा और आप जैसे जीते प्रत्याशी किस ओर जाएंगे? इंडिया गठबंधन की लाज रखते हुए सपा और आप कांग्रेस को समर्थन देगी या ताजी रार आड़े आ जाएगी? किस समीकरण से सरकार बनाने का फैसला होगा और क्या क्या समझौते किए जाएंगे? सवाल तो कई हैं, पर यह तय है किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो जोड़ तोड़ से बनने वाली तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आएगी। नमस्कार।